गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 4 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहले करंट अफेयर्स देखेंगे, पेपर वाला जो पेपर में करंट अफेयर्स आया, हालांकि वो कम करंट अफेयर्स है। साथ ही साथ जो है हम लोग महत्वपूर्ण संगठन के बारे में भी देखेंगे और वो संगठन जो है उसके बारे में आप थोड़ा याद कर लेंगे, जिससे कि एक परंपरागत संगठन आपको याद रह जाए। उसके बाद जो करंट अफेयर्स में जब आएगा तो करंट अफेयर्स में कहाँ उसकी बैठक हुई वो याद करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं पहले आज का करंट अफेयर्स के तहत पेपर कटिंग का। तो ये है आज का कि स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित जहाज जो है ये लॉन्च किया गया है भारत द्वारा, और ये किया गया है बेंगलुरु में। फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस में भारत के पहले स्वदेशी सैन्य ग्रेड बम वर्षक मानव रहित जहाज, जिसको कि ईएवी जो है कहा गया है, हालांकि अभी इसको नाम नहीं दिया गया है और बाद में जब इसका नामांकन होता है तो उसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। तो यह रक्षा प्रौद्योगिकी और वायु शक्ति क्षमताओं में जो है एक महत्वपूर्ण जो है साबित होगा वायुसेना के लिए, जिसको कि भारत द्वारा बनाया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों करंट अफेयर्स में दो करंट अफेयर्स अलग अलग है। ये है पहला कि चंद्रमा की सतह के नमूना लेने के लिए चीन जो है भेज रहा है, एक यान भेज रहा है, और इस यान का नाम क्या है? इस चंद्र मिशन का जो लॉन्च किया गया चांग ई, याद रखेंगे क्या नाम है? चांग-ई 6। चांग-ई 6 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जा रहा है चीन द्वारा, और ये जो है करीब 53 दिन में जो है ये अपना पहुंचेगा और वहां से जो है वहां से कुछ तथ्य जो है इकट्ठा करेंगे, या कहें वहां से जो पत्थर हैं कुछ ये हैं उस स्पेस में, उस धरती पर सतह पर चंद्रमा के, वहां से जो है करीब 6 किलो या 5 किलो कहें तो ये इसके अप्रोक्स में जो है ऐसा कहा जा रहा है कि वो सामग्री उठाकर फिर वापस जो है यहाँ भारत पे लाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ जाने के बाद वापस। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको लॉन्च किससे किया जाए। तो लॉन्च हेनान प्रांत स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से किया गया। जैसे हम लोगों का श्रीहरिकोटा जो है लॉन्च साइट है, उसी तरह चीन का वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसको जो है कल भेजा जा चुका है शुक्रवार को, ये भी याद रखेंगे। शुक्रवार मतलब 3 मई को जो है 3 मई को ये लॉन्च किया गया है। और चंद्रमा ये रॉकेट जो अलग होने के बाद चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने में 4 से 5 दिन लगेंगे। इसलिए जून की शुरुआत में चंद्रमा पर जो उतरने की संभावना है ऐसा कहा जा रहा है। और ये दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन में जो है उतरेगा। इसके बारे में जानकारी जो दिया है ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम लोगों का जो है इसरो जो है एक संगठन है अंतरिक्ष से, उसी तरह चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA जो है ये वहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसमें जो है महत्वपूर्ण जो होगा 6 प्रोब होंगे, जिसमें कि ऑर्बिटर, लैंडर और उसके बाद एसेंडर और री एंट्री मॉड्यूल। 6 प्रोब में से 4 महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर, एसेंडर और री एंट्री मॉड्यूल जो है ये होंगे। और यहाँ पर हालांकि अभी जो थोड़ा पहले गलत बता दे, 2 kg जो है सैंपल वहां से लाएगा
ये है। और इसमें जो सहयोग दे रहा है इस मिशन में फ्रांस, इटली और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी स्वीडन के वैज्ञानिक जो है इस मिशन में सहयोग दे रहा है। तो ये आपको मुख्य रूप से कौन सा मिशन भेजा गया है चांग-ई 6 वो तो जरूर याद रखना है। अब आगे जो है इसी में दूसरा करंट देखते हैं। हाल ही में जो है चीन के रॉकेट ने पाकिस्तान को जो है सहयोग दिया चंद्रयान मिशन में। मतलब चीन के सहयोग से पहली बार चंद्र मिशन पाकिस्तान ने भेजा है। पाकिस्तान ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए सैटेलाइट को भेजा है। तो आपको याद रखना है चंद्रमा के पाकिस्तान के चंद्र मिशन को किस देश ने सहयोग दिया है? चीन ने जो है सहयोग दिया है। चीन के सहयोग से उसने सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट जो है क्या करेगा कि चंद्रमा की जो है सतह की अलग अलग तस्वीर लेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के पास अनुसंधान के लिए चंद्रमा की अपनी उपग्रह तस्वीर भी हो जाएगी। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सुपार्को। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं सुपार्को। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सुपार्को जो है पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हम लोगों का इसरो है। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है ये है अमेरिका में एआई से संचालित युद्धक विमान जो है पहली बार उड़ान भरा है। ये आपको बता दें ड्रोन जो है, ड्रोन तो एक होता ही है, लेकिन ये ड्रोन में क्या होता है कि वो पूरे मानव रहित रहता है और उसको संचालित किया जाता है नीचे से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एआई जो है एक सीट आगे डबल सीटेड है, एक सीट पर मानव बैठा है, एक सीट पे जो है एआई काम कर रहा है। सारा वर्क जो है एआई के तहत जो है हो रहा है। तो ये एडवांस एयर फोर्स बेस पर जो है अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान में जो है पहली बार ऐसा प्रयोग किया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई द्वारा जो है पूरा का पूरा F-16 नियंत्रित विमान था। और ये भी आपको बता दें कि अमेरिका का ये है ध्येय है कि अमेरिका एयरफोर्स 2028 तक एआई को जो है इस क्षेत्र में और ही महत्वपूर्ण जो है बनाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि F-16 को किसने एआई के मदद से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मदद से हाल ही में किस देश ने युद्धक विमान उड़ाया? तो यूएसए अमेरिका। इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट काम कर जाएगा, बन जाएगा। आज का अगला करंट देखते हैं। इस करंट में जो है महत्वपूर्ण ये है बिजली उत्पादन। और बिजली उत्पादन कितना होता है एग्जैक्ट डाटा जो है ये पूछ चुका है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे या बिहार का कोई एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह से जो है पूछा जाता है और पूछ भी चुका है। इसलिए आप जो है इसमें याद रखेंगे कि जो है 2023 और 24 में जो है डाटा कितना हो गया है बिजली का खपत का। तो बिजली का खपत देखेंगे आप टोटल डाटा, तो ये जो है 441.97 गीगावाट जो है बिजली उत्पादन ये हो गया है। एक डाटा के अनुसार 2023-24 के दौरान देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 6.22% बढ़कर 441.97 गीगावाट जो है हो गई है। वही जो है 2022-23 में ये 416.06 गीगावाट जो है ये था। तो ये डाटा जो है याद रखेंगे, ये डाटा बीपीएससी पूछ लेता है और बीपीएससी का बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट डाटा ही पूछ लेता है। यहाँ पर हम आपको और तथ्य बता दें कि जो भारत सरकार का ये ध्येय है कि परंपरागत ईंधन में कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल शामिल है और गैर परंपरागत में सौर
पवन, पानी जिसको कि हाइड्रो पावर है उसका जो है वो शामिल है। तो यहाँ जो है बात हो रही है किसकी, तो पारंपरिक ईंधन की बात हो रही, पारंपरिक बिजली उत्पादन, उसकी जो है हमने डाटा आपको शेयर किया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित 2023-24 के दौरान, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में करीब 1,85,312 नई कंपनियों का जो है पंजीकरण हुआ है। और ये इस पंजीकरण में जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और दिल्ली जो है तीसरे स्थान पर है। ये डाटा याद रखेंगे। और इसमें ये भी बता दें कि पंजीकरण जो कंपनियां हैं उसमें निर्माण क्षेत्र की ज्यादा कंपनियां हैं, उसके बाद कृषि व इससे संबंधित वित्तीय मामलों से संबंधित जो है फिर कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हुआ है। महाराष्ट्र में करीब 17.6% जो है पंजीकृत हुआ है, उत्तर प्रदेश में 11.1% और दिल्ली में 9.2% जो है ये पंजीकरण हुआ है। तो ये पंजीकरण कंपनियों में किस स्टेट में कितना हुआ है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ, ये डाटा जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है शुक्रवार को मतलब कल 3 मई को जो है 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे काठमांडू जो है गए हैं। तो आपको यहाँ याद रखना कि कौन सा अभी जो है चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है हाल ही में किस देश की यात्रा किए हैं या 3 मई को, तो ये यात्रा किए हैं नेपाल की। और नेपाल की यात्रा जो है किए हैं और इसमें जो एक संगोष्ठी होगी उसमें जो है भाग लेंगे। और ये संगोष्ठी क्या है कि बच्चों के अधिकार पर एक संगोष्ठी होगी। तो बच्चों के अधिकार पर एक संगोष्ठी होगी, उसमें जो है भाग लेंगे। और इसको जो है जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, उनको बुलाया किसने था, तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ, इनका नाम भी आप लोग याद रखना। चूंकि जब चर्चा में आ गया है, न्यूज में आ गया है, तो आपको याद रखना नेपाल के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ जो है नेपाल के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये करंट अफेयर्स था। आज का अगला जो है अब देखते हैं संगठन का नाम। ऊपर जितने करंट अफेयर्स थे उसमें 2-4 अति महत्वपूर्ण थे, तो उसको याद रखना है। अगला है करंट अफेयर संगठन के नामों में शंघाई सहयोग संगठन जिसको कि SCO भी बोलते हैं, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। उस समय इसके 6 देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन देशों ने मिलकर शंघाई सहयोग संगठन बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था देशों के बीच संबंध को मजबूत करना, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, परिवहन, पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। जून 2017 में भारत और पाकिस्तान को जो है इसका सदस्य बनाया गया। तो जो है 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है इसका सदस्य बन गया। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 6 और 2 8 सदस्य हो गए। फिर क्या हुआ कि इसका सदस्य जो है बाद में 2023 में जो है ईरान को बनाया गया। तो टोटल सदस्य संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। तो शंघाई सहयोग संगठन में टोटल 9 सदस्य हैं। 9 देश का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इसकी प्रथम बैठक जो है ये कब हुई थी, तो इसकी प्रथम बैठक जो है शंघाई में चीन में हुई थी। भारत जब इसका सदस्य बना तो इसकी बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी, वहां पर भारत जो है इसका सदस्य बना। वहीं ईरान जब सदस्य बना तो भारत की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में हुआ। इसका अर्थ है कि 2023 में जो है SCO की बैठक कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी और ईरान जो है इसमें सदस्य बना।
समझ गए। आज का अगला संगठन देखते हैं। आज का अगला संगठन है बिम्स्टेक के बारे में, जिसको कि हम बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक बोलते हैं। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये जो देश शामिल हैं। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इसकी स्थापना जो 1997 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी और यहीं पर बैंकॉक में ही पहली बैठक भी जो है हुई है। इसका सचिवालय ढाका में है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच ऊर्जा, तकनीक, पर्यटन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। आज का अगला देखते हैं। अगला जो है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसकी हाल ही में जो है स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको कि ISA बोलते हैं, का सदस्य देश वह है जो कि अधिकांशतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश है, वो है। इसमें करीब जो है 120 देश अभी तक हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में जो है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और सौर ऊर्जा को जो है बढ़ावा देना है, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है इन संगठन का। और इसी के तहत भारत 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन का जो है 40% गैर जीवाश्म स्रोतों का उपयोग करेगा, ये भी लक्ष्य जो है भारत घोषित किया है। आज का अगला देखते हैं संगठन का नाम। आज का अगला संगठन है आसियान संगठन। आसियान जो है, जिसको कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस बोलते हैं, इसका गठन 1967 में जो है हुआ था। आसियान का संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड था, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 10 सदस्य देश हैं, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सारे देश आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है आसियान का? तो आसियान देशों का उद्देश्य जो है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास और शांति स्थापना करना है आसियान। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। ये बार बार पूछा जा चुका है। जकार्ता कहाँ? तो इंडोनेशिया में। अगला देखते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ राष्ट्र, जिसको कि राष्ट्रमंडल बोलते हैं। राष्ट्रमंडल देश उन देशों का संगठन जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, उन देशों को। और इसमें वर्तमान में इसमें 56 जो है सदस्य देश हैं। इसकी औपचारिक स्थापना 1931 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में है। अगला आज का संगठन का नाम देखते हैं। आज का अगला संगठन है रेड क्रॉस। आप लोग नाम भी सुने होंगे। रेड क्रॉस दुनिया भर में होने वाली महामारी बीमारियां जैसे प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करने वाली संस्थान है। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने 1863 ईस्वी में जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में ही है। इसके विश्व सेवा के लिए 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। रेड क्रॉस दिवस जो है हम लोग 8 मई को उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो 8 मई ये भी पूछा गया है, 8 मई को जो हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। तो आज का करंट और उसके बाद संगठन इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।